नमस्कार दोस्तों, मैं फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान प्रसार में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा था, हम उसको आज कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको याद है, हमने आपसे डिस्कस किया था कि महाजनपद कितने थे और उन महाजनपदों के हमने नाम पढ़े थे और सारे महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली मगध था। तो मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ था, हमने वो सारे कारण डिस्कस किए थे। अब जो है हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जितने महाजनपद थे, हर महाजनपद की राजधानियां जो थी उनकी किलेबंदी की जाती थी। कैसे की जाती थी हम वो पढ़ेंगे बेटा। गढ़ और संघ का मतलब क्या है, अशोक के अभिलेख हमें जितने मिले हैं वो किस लिपि के अंदर मिले हैं, ओलिगार्की का मतलब क्या होता है, और साथ साथ में समझेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहां तक हो रखा था। तो एक एक करके आज हम जो है इन सबको जो है डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दो भाई। अब टॉपिक क्या बेटा, किलेबंद राजधानियां। 16 महाजनपद आपने देखे थे, तो 16 के 16 महाजनपद की अपनी राजधानियां भी थी। कहा गया कि हर राजधानी को जो है कहा गया, हर महाजनपद की जो राजधानियां थी उनको जो है एक किले से घेर कर रखा जाता था। अर्थात प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी और हर राजधानी को किले से घेर कर रखा जाता था। अगर राजधानी को किले से घेर के रखा जा रहा है तो उसका मतलब है कि जो भी प्रदेश होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए मगध है, मगध की राजधानी क्या थी भाई, राजगृह थी पहले, बाद में क्या बन गई थी, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की अगर किलेबंदी की जा रही है तो भाई किलेबंदी करने के लिए आपको अधिक मात्रा में संसाधन, अधिक मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई इन सब के मैनेजमेंट के लिए आपको आर्थिक संपदा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो कहा गया कि इनके रख रखाव के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता थी, कि जब किले बन रहा है तब भी हमें पैसा चाहिए भाई, और साथ में जब किले को मेंटेन करना हो तब भी हमें पैसा चाहिए भाई, और उसकी सुरक्षा के लिए जो सैनिक रखे जाएंगे उनको वेतन देने के लिए भी क्या बेटा, हमें अधिक मात्रा में आय की आवश्यकता पड़ेगी। तो कहा गया वहां पर कि उनके रख रखाव के लिए अधिक मात्रा में आर्थिक स्रोत की भी आवश्यकता पड़ती थी। तो यहां पर हमने क्या बोल दिया भाई कि हर महाजनपद की एक राजधानी है, हर राजधानी को किले से घेर कर रखा जाता था और राजधानी के किलेबंद जो कर दिया गया है उनके रख रखाव के लिए आर्थिक स्रोत की आवश्यकता पड़ती थी। यहां बोला गया इतना। अब आगे ध्यान दो, आगे क्या पढ़ेंगे बेटा, गढ़ और संघ। ध्यान देना बेटा। कहा गया कि 16 महाजनपद हैं, तो उन 16 महाजनपद में हर महाजनपद का एक राजा होता था। लेकिन कुछ महाजनपदों के अंदर कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनको हम गढ़ और संघ के नाम से जानते थे। तो उन राज्यों पर जो शासन करते थे ना भाई, वो व्यक्तियों का एक समूह होता था। व्यक्तियों के समूह के द्वारा शासन किया जाता था, और जब व्यक्तियों के समूह के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, गढ़ या संघ कह देते हैं। यानी जैसे कहा गया कि महाजनपद जैसे जो राज्य थे वहां हर महाजनपद का एक राजा होता था, लेकिन गढ़ और संघ के अंदर जो राजा है ना वो एक समूह है, यानी वहां पर 5-6 व्यक्ति मिलकर शासन कर रहे हैं। तो उस गढ़ और संघ के अंदर जो समूह है उसके अंदर 4 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को जो है राजा समझा जाता था। हर व्यक्ति को जो है क्या बेटा, राजा माना जाता था। साथ में क्या बोल दिया गया कि जो भगवान महावीर हैं, भगवान महात्मा बुद्ध हैं, वो भी इसी तरह के गढ़ और संघ नामक राज्यों से क्या बेटा संबंध रखते थे। तो यहाँ मैं ये करना है। साथ में क्या पढ़ना है बेटा, अशोक के अभिलेख में प्रयोग होने वाली लिपियां। अब ध्यान दो, कहा गया कि हड़प्पा के बाद हमें जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो अभिलेख हमें कहाँ मिले बेटा, अशोक के काल में ही मिले। अशोक के काल से पहले हमें अभिलेख नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब अशोक के काल से अभिलेख मिले तो हमें कहीं ना कहीं जो है उसके कंटेम्प्रेरी जो पीरियड था, उसका समकालीन जो समय था, हमें उसकी बहुत ज़्यादा क्या भाई जानकारी प्राप्त हो गई। अब वो अभिलेख हमें किस लिपि के अंदर मिले, किस भाषा में मिले, वो ध्यान देना बेटा। कहा गया कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किसके अंदर मिले बेटा, प्राकृत भाषा में मिले। ध्यान देना, अशोक के अधिकांश अभिलेख हमें किसके अंदर मिले बेटा, प्राकृत भाषा के अंदर मिले हैं भाई, हमने ये बोला भाई। देन साथ में क्या बोलते हैं कि जो भारत का उत्तरी पश्चिमी यानी मौर्य साम्राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा था, जहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जिसको हम चोलिस्तान वगैरह कहते हैं, पाकिस्तान का इलाका, उन इलाकों के अंदर भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। लेकिन वहाँ पर जो भाषा है वो कौन सी बेटा, अरामाइक भाषा है, और साथ साथ में कौन सी बेटा, यूनानी भाषा है। अरामाइक और कौन सी भाई आपकी, यूनानी भाषा के अंदर हमें उत्तरी पश्चिम भारत के अंदर क्या मिले बेटा, अभिलेख मिले।
और कहा गया कि इन भाषाओं के अंदर जो लिपि है वो अलग अलग है। भारत के मध्य भारत के अंदर जो है ब्राह्मी लिपि हमें मिली है, और उत्तरी पश्चिम भारत के अंदर कौन सी बेटा, हमें खरोष्टी लिपि दिखाई दी गई है। अब ध्यान देना बेटा, ये तो था अशोक के अभिलेख किन लिपियों के अंदर मिले हैं, कौन कौन सी बेटा, ब्राह्मी और खरोष्टी के अंदर मिले हैं। भाषाएं कौन सी है बेटा, भाषा कौन सी है, प्राकृत है, अरामाइक है और यूनानी है। इन भाषाओं में इनके अभिलेख मिले। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है, ओलिगार्की भी क्या बेटा, एक समूह शासन है। क्या बेटा, एक समूह शासन है जिसके अंदर सत्ता जो है ना बेटा वो पुरुषों के समूह के पास होती है। यानी जो यहाँ पर जो सरकार चलाएगा ना बेटा वो एक तरह का एक समूह है जिसके अंदर पुरुष है और वही शासन चला रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पढ़ा था गढ़ व संघ के अंदर, गढ़ और संघ में भी क्या बेटा एक समूह का शासन है, यहाँ पर भी क्या बेटा एक समूह का शासन है। बस अंतर क्या है, ये अधिकतर भारत में दिखाई देता है और ये भारत के बाहर, जैसे कि क्लास 11th के अंदर आप लोगों ने रोमन एम्पायर पढ़ा था। रोमन एम्पायर के अंदर भी कई जगहों पर जो है समूह शासन था, तो उसको वहां पर क्या नाम दिया गया बेटा, ओलिगार्की। और भारत में क्या नाम दिया गया बेटा, गढ़ व संघ। इतना करने के बाद अब आगे ध्यान दो, आगे में क्या पढ़ना है बेटा, मौर्य साम्राज्य का विस्तार। भाई आपको मौर्य साम्राज्य पता होगा कि मगध साम्राज्य को ही मौर्य साम्राज्य कहा गया, ठीक है भाई। तो मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था महापद्मानंद, उसको जो है मगध की गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी या भी कहा जाए मगध को अपने हाथ में लिया था। वहां से जो है मगध का नाम मौर्य साम्राज्य बन गया था, ये भी आपको याद होगा। तो जब हम ये मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, ये इसके संस्थापक थे, इसका विस्तार काफी बड़ा था। जैसे हमने अशोक के अभिलेख अभी सुने कि अशोक के अभिलेख हमें कहाँ तक मिले, उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर भी मिले हैं, जिसमें चोलिस्तान भी, अफगानिस्तान भी। तो ऑब्वियस सी बात है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार वहां तक हो रखा होगा। यानी जो उसका उत्तरी पश्चिमी विस्तार है वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान जैसे इलाकों में हो रखा है। चोलिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे इलाके क्या है बेटा आपके मौर्य साम्राज्य के हिस्से थे। लेकिन कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य जितना बड़ा होता चला गया तो कहीं ना कहीं उसको कई सारी समस्याएं भी फेस करनी पड़ी थी। कुछ इलाके ऐसे थे जो उनको बराबरी की टक्कर दे रहे थे। उनमें से एक थे कलिंग, जिसको आधुनिक समय के अंदर उड़ीसा बोलते हैं। उसी उड़ीसा को पहले क्या बोला गया था भाई, कलिंग का नाम दिया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, अजातशत्रु हो गए, बिंदुसार हो गए, ये कहीं ना कलिंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने के लिए काफी संघर्ष करते रहे, लेकिन शामिल नहीं कर पाए। शामिल किया किसने बेटा, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य का विस्तार और अधिक मात्रा में कर दिया। और ध्यान देना, सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त करना या फिर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर जो युद्ध किया गया, वो युद्ध कहीं ना कहीं अशोक के जीवन का अंतिम युद्ध माना गया। और कहा गया कि इस युद्ध ने आपके अशोक के जीवन के अंदर एक परिवर्तन लाया था। वो परिवर्तन कहीं ना कहीं सिर्फ मगध के लिए नहीं बल्कि विश्व के कई सारे देशों में माना गया। वो परिवर्तन भारत में दिखाई दिया, श्रीलंका में दिखाई दिया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया। इन सारे देशों के अंदर परिवर्तन दिखाई दिया इस युद्ध का। अब वो परिवर्तन क्या था वो मैं आपको एक टॉपिक के अंदर पढ़ाऊंगा। उस टॉपिक का नाम होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि वो परिवर्तन क्या था। तो फिलहाल आज की क्लास के अंदर इतना ही, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि जो राजधानियों की किलेबंदी की जा रही थी, किलेबंदी करने के लिए क्या किया जा रहा था, यानी पैसा लगाया जा रहा था। साथ में गढ़ व संघ क्या है, ओलिगार्की क्या है, अशोक के अभिलेख हमें किन लिपि में प्राप्त हुए हैं, और साथ साथ में हमने समझा कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो रखा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया है मैं फिर से कहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।